In the previous lecture, we have seen about the various mapping cardinality or a cardinality constraints. There are basically four types of a mapping cardinality. First one is one to one, one to many, many to one, and many to many. We have already seen about this relationship, that is one to one relationship. यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होगा, an entity is in A is associated with only one entity in B, and an entity in B is associated with only one entity in the A. Okay, so here entity A and entity B represent a relation, okay, or a table, and these are the number of tuples A1, A2, B1 and B2. Okay, so here a customer is connected with the loan via borrow relationship. Okay, so here C1 customer have a occupied loan L1, C2 customer have a loan L2, C3 customer have loan L3. Okay, so here a customer is connected with only one loan using the relationship borrower, and the loan is connected with only one customer using the borrowers. Okay, so यहाँ पे क्या होगा कि एक कस्टमर C1 है, वो एट अ टाइम एक ही लोन उसके पास एसोसिएट होगी, दैट इज़ L1. ओके, उसके पास कोई लोन दूसरी नहीं होगी लाइक L2, L3, L4 और एनी अदर. ओके, सो इसका मतलब ये भी होता है कि L1 जो लोन है वो एक ही कस्टमर C1 को एलोकेट की हुई है. Okay, so this is known as a one-to-one relationship where one customer have only one loan associated with him. Second cardinality is one-to-many relationship, that is generally known as a one-to-n. So here an entity in A is associated with more than one entity in B. Here entity A is associated with more than entity in B, and an entity in B is associated with only one entity in the A. Okay, here again we have a relationship A1 and B, relationship A and relationship B, entity A and B. Here A1 record, A2 record, B1 record, B2 record. Okay, now यहाँ पे क्या होगा, अगर C1 कस्टमर है तो C1 कस्टमर को एट अ टाइम हमने L1 लोन भी दिया हुआ है और L2 लोन भी दिया हुआ है. सेम लाइक दैट C2 कस्टमर है तो C2 कस्टमर के पास L3 लोन है और उसके साथ साथ उसको L4 लोन भी दिया हुआ है. बट वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता था कि जो C1 कस्टमर है वो एट अ टाइम ओनली वन लोन ही ले पाता था, दैट इज़ L1. बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वन कस्टमर मे हैव अ मोर देन वन लोन. ओके, और यहाँ पे जो C3 कस्टमर है तो C3 कस्टमर ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, तो कोई भी लोन उसके साथ एसोसिएट नहीं है. ओके, सो अ कस्टमर मे हैव अ मोर देन वन लोन एट अ टाइम, दैट मीन्स के कस्टमर है एक ही है और उसके पास जो लोन ली हुई है वो एट अ टाइम कितनी है, मल्टीपल है. ओके, तो कस्टमर एक ही है तो हम उसको वन कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो लोन है वो कितनी एलोकेट की हुई है वो कस्टमर को, तो है L1 एंड L2, सो इट इज़ मोर देन वन. ओके, सो हियर दिस इज वन एंड दिस इंडिकेट द मैनी. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप. और यहाँ पे क्या लिखा है कि B इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन एंटिटी. सो यहाँ पे L1 है, L2 है, तो यहाँ पे जो दो लोन है वो कितने कौन से कस्टमर के साथ एसोसिएट है, तो वो C1 कस्टमर के साथ एसोसिएट है. ओके, सो अ लोन इज कनेक्टेड विथ ओनली वन कस्टमर यूजिंग बोरोवर, एंड द कस्टमर इज कनेक्टेड विथ मोर देन वन लोन यूजिंग द बोरोवर रिलेशनशिप. सो दिस इज नॉन एज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप. अगर एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने कोई कस्टमर का टेबल बनाया हुआ है और दूसरा है उसके फ़ोन नंबर. वन टेबल इज़ फॉर कस्टमर एंड अनदर टेबल दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हर मोबाइल नंबर. तो उस केस में क्या होगा कि एक कस्टमर के पास मोर देन वन मोबाइल है, मोर देन वन मोबाइल नंबर है, तो क्या होगा कि यहाँ पे कस्टमर अकेला ही होगा
और उसके रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2 और n नंबर ऑफ मोबाइल। तो वो केस में क्या होगा, सिंगल कस्टमर मल्टीपल मोबाइल नंबर। ओके, उसकी तरह से ईमेल भी हो सकता है। सपोज यहाँ के लॉन की जगह पे हमारा रिलेशन कोई ईमेल है कि उसमें हम कोई भी कस्टमर है उसका ईमेल स्टोर कर रहे हैं। तो जैसे कि कस्टमर कोई C1 है तो उसका ईमेल अकाउंट याहू में भी है, जीमेल में भी है और हॉटमेल में भी है। तो ये क्या होगा कि एक कस्टमर के पास मोर देन 1 ईमेल एड्रेस है। सो these are the number of example of one to many. Next relation that we have a many to one relationship. Now the case is reverse. In previous we have seen one to many. Now we have a many to one relationship. So many place, for a many we have place n, and for one we have place 1. So इसमें क्या होगा, an entity in A that is A1 A2 associated with only one entity in B. So here we have a A1 and A2 that is associated with the entity B, okay, that is B1. So here A1 and A2 is associated with B1 only. So here we have a multiple and here we have a only one. And B is associated with more than one entity in A. So here B1 is single entity, but it is associated with the A entities with A1 and A2. Okay, so from the side of B, so B1 is associated with A1 and A2, that is many, and from the A1 and A2 perspective, they are connected to only B1. So here A1 A2 is many and B1 is 1. Okay, so let's see in example manner. Here we have a customer and loan, so same relationship जो हमने previous example में consider करके आए हुए। यहाँ पे क्या है, तो C1 and C2 कस्टमर है, वो दोनों को हमने L1 लोन एलोकेट किया हुआ है। ओके, सो C1 एंड C2 सपोज के कोई जॉइंट अकाउंट है बैंक में। ओके, सो वो जॉइंट अकाउंट के रिस्पेक्टिव में बैंक ने कोई L1 लोन एलोकेट किया है। ओके, तो कस्टमर कितने होंगे, मोर देन 1, बिकॉज जॉइंट अकाउंट है तो इट मे बी अ 2, 3 और एनी नंबर। ओके, इट इज डिपेंड ऑन द बैंक। ओके, सो हियर सेम C3 and C4, again these are here we have a 2 customer and the loan that allocated to L3 C3 and C4 customer is L2. ओके, और L3 जो लोन है हमने किसी को एलोकेट की हुई नहीं है। सो हियर वी हैव अ 2 कस्टमर and these customer are associated with L1. So here we have a many, that means n, and how many loan these customer have, a L1, so it's a 1. Clear about this? So many to 1. So example, a loan is connected with more than one customer. Okay, so here loan is L1 that is connected to C1 and C2, that is more than one customer with the borrower relationship, and customer is connected with only one loan. So C1 and C2 both are customer are connected with L1 using the borrower relationship. So this is many to one relationship. Now we have a last cardinality, that is many to many relationship. So N1, N and N. So here an entity A, that means entity A associated with more than one entity in B. So यहाँ पे हम A1 को कंसिडर करते हैं, तो A1 हमारे B2 के साथ भी कनेक्टेड है और B1 के भी साथ कनेक्टेड है. So A1 is connected with B1 and B2. Okay, same like that. A B is associated with more than one entity in A. So let's start for a B1. So B1 is associated with A1, A2 and A1. Same like that B2, suppose we consider the case for B2, so B2 is connected with A1 and A2, okay, and A2 is also connected with B1 and B2, okay. So here a particular tuple or a entity that is of A1 is connected with a more than one entity into the B entity.
okay, and reverse is same. So now we have a customer and loan relations, loan entity with the relationship borrower. So यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं केस C1 का. तो C1 के पास लोन है L3 और उसके पास लोन L1 भी है. सो C1 है यहाँ पे कितनी लोन के साथ एसोसिएट है, L1 एंड L3. ओके, नाउ C2 का केस देखते हैं. तो C2 जो है वो L1 लोन के साथ भी कनेक्टेड है और L4 लोन के भी साथ कनेक्टेड. तो इसमें क्या होता है, जो L1 जो लोन है वो जॉइंट अकाउंट में है, जो कस्टमर C1 और C2 के साथ कनेक्टेड है. ओके, और C1 की खुद की जो लोन है वो खुद की L3 है, यानी कि C1 जो कस्टमर है वो एज ए जॉइंट अकाउंट के हिसाब से L1 लोन के साथ कनेक्टेड है. ओके, एंड उसकी खुद की है जो लोन, ओके, दैट इज L3. और C2 का भी ऐसे है. तो C2 इज कनेक्टेड विथ L1 एंड C2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ L4. ओके, नाउ रिवर्स केस देखते हैं. अगर हम लोन के हिसाब से देखते हैं तो लेट्स चेक अबाउट L3. सो L3 है वो हमारे पास C1 कस्टमर को दिया हुआ है एंड C3 कस्टमर को. ओके, सो हम यहाँ पे एक जॉइंट अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं कि C1 जो है जॉइंट अकाउंट से C2 के साथ कनेक्टेड है, C3 के साथ कनेक्टेड है वाया द लोन L3. और L4 है तो L4 है वो C2 कस्टमर के साथ कनेक्टेड है एंड C4 कस्टमर के साथ. ओके, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हो रही है वो कैसी हो रही है, मैनी टू मैनी, यानी कि A1 एंटिटी का कोई रिकॉर्ड या टपल है वो B1 एंटिटी के टपल के पास जो कनेक्टेड है वो मल्टीपल टाइम्स है. ओके, सो दीज आर द वेरियस मैपिंग कार्डिनलिटीज. Now we have a participation constraint. Now what is exactly the participation constraint? So it specify participation of entity set in the relationship set. क्या करता है participation construct? तो स्पेसिफाई करता है, क्या करता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट इन द रिलेशनशिप सेट. जो रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं उसमें पर्टिकुलर जो एंटिटी पार्टीशनशिप है वो कितनी है. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ अ पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, टोटल एंड पार्शियल. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. फर्स्ट वी हैव अ टोटल पार्टिसिपेशनशिप एंड पार्शियल पार्टिसिपेशनशिप. ओके, नाउ पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या बता रहा है, some entity in the entity set may not participate in any relationship in the relationship set. क्या है, some entity in the entity set may not participate in any relationship in the relationship set. कि कोई एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी के साथ पार्टिसिपेशन करती नहीं है. ओके, और दूसरा क्या है कि एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट participate in at least one relationship set in the relationship set. Okay, if we have a partial participation it is indicated by single line, and if it is total participation it is denoted by double line. Okay, so let's continue with our previous entity. Now customer and loan entity with the relationship set borrower. Okay, तो यहाँ पे क्या है, तो C1 कस्टमर के पास L1 लोन है, C2 कस्टमर है उसके पास लोन कौन सी है, L2 है, और C3 कस्टमर है तो C3 ने कोई लोन लिया हुआ नहीं है. तो हम इसको क्या कहेंगे, सो ये टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन. सो इस कस्टमर हैव अ मैक्सिमम 1 लोन. ओके, हियर कंडीशन इज व्हाट, ईच कस्टमर हैव अ मैक्सिमम 1 लोन. कि एक कस्टमर के पास एट अ टाइम कितनी लोन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 होनी चाहिए. तो C1 के पास है, C2 के पास है, बट C3 के पास नहीं है. तो हम क्या कहेंगे कि may not participate. The customer C3 is not participation in relationship set. Okay, so this is partial participation. और यहाँ से देखते हैं तो क्या हो रहा है कि इस कस्टमर है वो मैक्सिमम 1 लोन, और लोन के परस्पेक्टिव से देखते हैं
तो L1 एंड L2 लोन, ओके। तो जितनी भी लोन एलोकेट की हुई है कंपलसरी उसके साथ एसोसिएटेड कोई कस्टमर है। सो फ्रॉम द लोन पर्सपेक्टिव हम क्या देख रहे हैं, तो कोई भी लोन है, इतने भी जितने भी नंबर ऑफ लोन है वो कोई ना कोई कस्टमर को हमने एलोकेट की हुई है, ओके। ऐसी कोई लोन L3 नहीं है जो अभी हमने कोई कस्टमर को एलोकेट की नहीं है। तो यहाँ पे जो लोन एंटिटी है वो क्या बता रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन, तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय द डबल लाइन। और यहाँ पे क्या है कि हर एक कस्टमर के पास एटलीस्ट मैक्सिमम क्या हो कि इसके पास मैक्सिमम 1 लोन होना चाहिए, ओके। तो 1 से कम भी नहीं, 1 से ज़्यादा भी नहीं। बट यहाँ पे कस्टमर हमको ऐसा मिल रहा है जिसके पास कोई लोन अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पार्शियल पार्टिसिपेशन कहेंगे और उसको सिंगल लाइन से डिनोट कर देंगे, ओके। सो दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन and partial participation. Now next we have a weak entity set. Now as the name suggests, weak entity, okay. So weak entity हम किसे कहेंगे, so an entity set that does not have a primary key is called a weak entity set. हमने प्रीवियस लेक्चर में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि प्राइमरी की किसके लिए यूज़ होता है, ओके। डीपली हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे अबाउट प्राइमरी की, ओके। बट अभी तक हमने जो पढ़ा है तो प्राइमरी की क्या बता रहा है, तो प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस टेबल और अ रिलेशन, ओके। सो इसमें क्या बता रहा है, एन एंटिटी सेट that does not have a primary key that is called the weak entity set. तो सपोज हमने कोई रिलेशन क्रिएट किया है और वो रिलेशन में हमने कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं की हुई है, ओके। तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे और एंटिटी को क्या कहेंगे, वीक एंटिटी सेट, ओके। अगर हमारे पास लोन एंटिटी है, पेमेंट एंटिटी है, ओके। सो यहाँ पे लोन नंबर है तो यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, तो वेन एवर यू फाइंड अंडरलाइन इन द एट्रीब्यूट, ओके, सो व्हाट इट्स मीनिंग, इट इज़ अ प्राइमरी की, ओके। तो लोन नंबर है, लोन नंबर लोन के क्या अमाउंट है लोन की, ओके। देन वी हैव अ पेमेंट, सो हियर वी हैव अ पेमेंट नंबर बट इट इज डॉटेड लाइन, ओके। सो इट इज़ नॉट अ प्राइमरी की, रिमेंबर दिस थिंग, हियर इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ डॉटेड लाइन, सो इट इज़ नॉट अ प्राइमरी की, ओके। सो हमने यहाँ पे कोई प्राइमरी की डिफाइन की नहीं हुई है, कौन से एंटिटी में, पेमेंट में, ओके। देन वी हैव अ पेमेंट डेट के कौन सी डेट को पेमेंट हुआ है और पेमेंट का अमाउंट क्या था। तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी एट्रीब्यूट नहीं है, ओके, पेमेंट में कि जो एंटिटी को स्ट्रॉन्ग फाइंड कर सके, ओके। तो पेमेंट नंबर हमने दिया है पर इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की नहीं दी हुई है, तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ डॉटेड लाइन, ओके। सो एंटिटी के जिसमें कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की के हिसाब से हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो उसको हम कहेंगे वीक एंटिटी सेट। और उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो इट इज़ इंडिकेटेड इन डबल रेक्टेंगल। याद रखना, हम एंटिटी जो रहती थी अभी तक की उसको हम कैसे इंडिकेट करते थे, ओनली रेक्टेंगल, बट वेन एवर वी फाइंड द वीक एंटिटी सेट, सो वी हैव टू indicate this particular entity by double rectangle. So what it mean, it is the meaning of weak entity set, okay। अगर कोई weak entity set कोई रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट होती है, ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, वीक एंटिटी रिलेशनशिप। तो उसकी रिलेशनशिप का भी जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। वो सिंबल क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है डबल डायमंड। सो अगेन डबल डायमंड इज इंडिकेट व्हाट, वी हैव अ वीक एंटिटी रिलेशनशिप, ओके। और यहाँ पे हमारी लोन है, तो लोन में तो ऑलरेडी हमने प्राइमरी की दी हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी set. So weak entity set is indicated by a double rectangle that we have already discussed, and weak entity relationship is indicated by
डबल डायमंड। ओके, सो वीक एंटिटी सेट का आइडिया आ गया। हम कौन सी एंटिटी सेट को वीक एंटिटी सेट कहेंगे कि जो भी एंटिटी है उसमें हमने प्राइमरी की नहीं दी हुई है। ओके, और हमारे पास जो रिलेशन है उसमें प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, तो वो टाइप की जो एंटिटी है हम उसे कहेंगे वीक एंटिटी सेट, और उसको इंडिकेट कौन से सिंबल से करेंगे, तो डबल रेक्टेंगल। और अगर ये वीक एंटिटी कोई रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, वीक एंटिटी रिलेशनशिप। Okay, so the existence of the weak entity set depend on the existing of the strong entity set। जो weak entity set है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो strong entity set पे डिपेंड करता है, because existence of the weak entity set is purely depend on the existence of the strong entity set। तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में strong entity कौन सी थी, तो हमारी ये एग्जाम्पल में strong entity थी हमारी लोन, और वीक एंटिटी थी हमारी पेमेंट। ओके, तो हमारा जो पेमेंट एंटिटी है वो प्योरली किस पे डिपेंड करेगा, वो प्योरली डिपेंड करेगा हमारे लोन एंटिटी सेट पे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। द डिस्क्रिमिनेटर, द पार्शियल की ऑफ द वीक एंटिटी सेट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विश ऑल द एंटिटी ऑफ द वीक एंटिटी सेट। ओके, और पार्शियल की हम किसे कहेंगे, तो हमने देखा कि ये एग्जाम्पल में पेमेंट के पास खुद की कोई प्राइमरी की डिफाइन की नहीं हुई है, तो हम एक की है जिसको हम कंसिडर कर देखते हैं कि ये हमको यूनिक रिकॉर्ड दे सकती है, दैट इज पेमेंट नंबर। सो दैट्स वाई वी हैव इंडिकेट द पेमेंट नंबर एज अ डॉटेड लाइन। सो हम पेमेंट नंबर है उसको क्या कहेंगे, हम उसको पार्शियल की कह सकते हैं। ओके, सो the partial key of the weak entity set is the set of a attribute that distinguish all the entity in the weak entity। अगर हमें कोई पर्टिकुलर पेमेंट फाइंड करना है, पेमेंट की अमाउंट फाइंड करनी है कोई कस्टमर की, तो ये पेमेंट एंटिटी सेट में वो रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हम किस पे डिपेंड रहेंगे, पेमेंट नंबर पे। और पेमेंट नंबर क्या है, इट इज़ अ पार्शियली की, इट इज़ नॉट अ प्योर प्राइमरी की। The primary key of weak entity set is created by combining the primary key of a strong entity set on which the weak entity set is existence depend and the weak entity set discriminator। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द प्राइमरी की ऑफ द वीक एंटिटी सेट कहाँ कैसे क्रिएट करेंगे, जो पेमेंट नंबर है इट इज़ क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की थी हमारी वो कौन सी थी, वो थी लोन नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो लोन नंबर के हिसाब से हमारा जो पेमेंट नंबर है वो हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो इट इज़ प्योरली एग्जिस्टेंस वीक एंटिटी सेट डिस्क्रिमिनेटर। सो we underline the discriminator attribute of a weak entity set with a dash line। ओके, जो हमने पेमेंट नंबर है उसको हमने किसके हिसाब से पार्शियल की डिफाइन किया हुआ है, तो लोन नंबर के हिसाब से। सो इट इज़ प्योरली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर लोन नंबर। ओके, सो दैट पार्शियल की in entity set is represented by dash line। Payment entity has a payment number which is discriminator and loan entity has loan number as a primary key। So the primary key for the payment is loan number and payment number। okay, तो पेमेंट टेबल के लिए जो प्राइमरी की होगी वो कैसे होगी, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। किसका कॉम्बिनेशन, लोन नंबर एंड पेमेंट नंबर। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक प्राइमरी की मिलेगी कि जो किसके लिए यूज़ होगी, तो पेमेंट जो टेबल है उसके रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। नाउ वी हैव अ सुपर क्लास है वर्सेस सब क्लास। नाउ व्हाट इज सुपर क्लास एंड सब क्लास? सो a super class is an entity
फ्रॉम विच अनदर एंटिटी कैन बी डिराइव्ड। वो सुपर क्लास क्या है, तो ये ऐसी एंटिटी है कि जिसके ऊपर से, कि जिसके हिसाब से हम कोई नई एंटिटी सेट डिराइव कर सकते हैं। ओके और सब क्लास क्या है, तो अ सब क्लास इज एन एंटिटी दैट इज डिराइव फ्रॉम अनदर एंटिटी। ओके और सुपर क्लास एंड सब क्लास क्या है, तो अगर सुपर क्लास को हम एज अ पेरेंट क्लास कह सकते हैं। ओके और सब क्लास को हम क्या कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास। ओके सो फ्रॉम दैट पेरेंट वी कैन डिराइव द चाइल्ड क्लास। ओके सो चाइल्ड क्लास इज व्हाट, इट इज डिराइव फ्रॉम द पेरेंट क्लास, दैट मीन्स के फ्रॉम द अनदर एक्टिविटी। सो सुपर क्लास क्या होगा, तो सुपर क्लास की जो एंटिटी है वो पेरेंट एंटिटी होगी। ओके और वो एंटिटी में से हम क्या करेंगे, कोई सब एंटिटी या चाइल्ड एंटिटी क्रिएट करते हैं। ओके तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। तो सुपर क्लास में क्या आता है, तो एन एंटिटी अकाउंट हैज ए टू सबसेट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो एन अकाउंट इज ए सुपर क्लास। ओके अगर हम कोई बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सपोज हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो रिलेशन में क्या आएगा, टाइप ऑफ अकाउंट। ओके तो अकाउंट है, तो अकाउंट का भी क्या है, तो इसमें डीपली हम स्टडी करते हैं तो हमें दो उसके टाइप मिलेंगे, सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है। ओके फॉर अ इंडिविजुअल बैंक is suggested to create a saving account and for a business bank is suggested to create a करंट अकाउंट। ओके कोई आपका फर्म है और फर्म के लिए आप अपना जैसे कि XYZ कंपनी है, तो उसके लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और अगर आप अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको सेविंग अकाउंट जनरली क्रिएट करते हैं। ओके तो यहाँ पे अकाउंट क्या है, इट इज़ द मेन टाइप। सो इट इज़ अ लाइक अ पेरेंट एंटिटी और सुपर क्लास कह सकते। ओके तो अकाउंट में से हमने क्या किया, तो अकाउंट में से हमने डिराइव किया और क्रिएट की है हुई है दो सब एंटिटी, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ओके सो सुपर क्लास एंड सब क्लास, तो हम क्या कहेंगे, तो अकाउंट है ये पूरा खुद क्या है, एक सुपर क्लास है और उसमें से हमने क्या क्रिएट किया, सेविंग अकाउंट किया एंड करंट अकाउंट। ओके सो सुपर क्लास में से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, सब क्लास डिराइव कर सकते हैं। और हम एंटिटी के हिसाब से देखते हैं तो सुपर एंटिटी में से हम सब एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल देखते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे यहाँ के इसमें सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, हियर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंटिटी आर डिराइव फ्रॉम अकाउंट। सो मेन अकाउंट दिस इज सुपर एंटिटी एंड दिस सुपर एंटिटी से हमने क्या क्रिएट किया, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर अ सब क्लास। दैट मीन्स के कोई एक एंटिटी में से हम कोई दूसरी एंटिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉन एज अ डिराइव, दिस इज नॉन एज अ सुपर एंटिटी एंड सब एंटिटी और सुपर क्लास एंड सब क्लास। नाउ वी हैव अ concept of a generalization. Now we have a generalization versus specialization. तो इसमें क्या होगा, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन में। सो जनरलाइजेशन मीन्स व्हाट, इट एग्जैक्ट द कॉमन फीचर ऑफ मल्टीपल एंटिटी टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। क्या होता है इसका मतलब, इट एग्जैक्ट्स द कॉमन फीचर ऑफ मल्टीपल एंटिटी टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। अब कॉमन फीचर हम क्या कहते हैं वो हम एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है और फैकल्टी एंटिटी है। ओके अब क्या हो रहा है, तो स्टूडेंट एंड फैकल्टी जो दोनों एंटिटी है उसको हम जनरली क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन एंड फैकल्टी इज ऑल्सो अ पर्सन। ओके तो दोनों चीज़ क्या है, दोनों इंसान ही है, स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो हम उनको क्या कैटेगरी में कह सकते, पर्सन कह सकते। पर्सन में बी अ मेल, फीमेल, प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्यून और वॉट एवर दैट इज एसोसिएटेड विद अ कॉलेज और एनी अदर थिंग। ओके तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी है, तो स्टूडेंट एंड फैकल्टी है तो स्टूडेंट के पास अपना नाम और एड्रेस होगा खुद का, यस। फैकल्टी है तो फैकल्टी का खुद का नाम और एड्रेस होगा। ओके
तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एट्रीब्यूट ऐसी रहती है जो कॉमन होती है, जैसे कि नेम है, एड्रेस है, हमने यहाँ पे देखा। तो इसमें क्या होता है, ये दो एट्रीब्यूट हम वो दो एंटिटी में हटा दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कॉमन। कॉमन तो हमने क्या कहा कि फैकल्टी भी पर्सन है और स्टूडेंट भी पर्सन है, तो दोनों चीज़ कॉमन है। तो हमने कॉमन थिंग थी उसको कौन से एंटिटी के साथ एसोसिएट कर दिया, कॉमन एंटिटी के साथ। तो कॉमन एंटिटी का नाम हमारे पास क्या है, यहाँ पे पर्सन है। तो हमने क्या किया, जो पर्सन है उसको हमने दो एट्रीब्यूट जो स्पेशल स्टूडेंट और फैकल्टी के पास थी, दैट इज़ कॉमन, वो हमारे एसोसिएट कर दी हमारे पर्सन टेबल के पास एंटिटी के साथ, दैट इज़ नेम एंड एड्रेस। ओके, यहाँ पे एसपीआई और सैलरी हमने पर्सन एट्रीब्यूट पर्सन एंटिटी के साथ नहीं रखा है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए जनरलाइजेशन। बिकॉज वाई, कि फैकल्टी की तो सैलरी होगी और स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसके रिजल्ट में उसको एसपीआई मिलेंगे। तो एसपीआई इज़ नॉट रिलेटेड टू फैकल्टी and salary is not related to student, so this particular thing is specially for that particular entity. Okay, तो हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं पर्सन को स्टूडेंट एंड फैकल्टी से। क्लियर? सो यहाँ पे जनरलाइजेशन है, हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ISA, इट इज़ नॉन एज इज ए रिलेशनशिप। व्हाट इज ए रिलेशनशिप, हम क्या कहते हैं इसको, is a relationship. That means a person is a student and person is a faculty. ख्याल आ गया कि is a relationship क्या है? ओके, सो व्हेन उसका सिंबल है इट इज़ लाइक अ ट्रायंगल। ओके, सो दिस इज जनरलाइजेशन। ओके, हम इसका एग्जांपल देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन क्या है, तो इट्स प्लेस एन एंटिटी टू फॉर्म अ मल्टीपल न्यू एंटिटी दैट इनहेरिट सम फ्यूचर ऑफ द स्प्लिटिंग एंटिटी। याद रखना, जनरलाइजेशन में हम क्या कहते हैं, सो हम नीचे से ऊपर जाते। कैसे नीचे से ऊपर जाते, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर कार है, सपोज के मेरे पास जो कार है वो महिंद्रा की है। ओके, महिंद्रा की XUV 300 कार है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, XUV 300 इज अ स्पेशलाइजेशन दैट इज मेड बाय महिंद्रा कंपनी। ओके, तो ये है। तो अगर उसका जनरलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, सो XUV 300 इज अ मॉडल ऑफ कार। ओके, सो उसकी कॉमन कैटेगरी कौन सी आएगी, तो उसकी कॉमन कैटेगरी आएगी, उसका जनरलाइजेशन एक कार होगा। क्लियर? तो कार है तो महिंद्रा कौन कौन सी कार बना रहा है, तो महिंद्रा है XUV 500 भी बना रहा है, XUV 300 भी बना रहा है। ओके, तो वो क्या होगा, कार है वो जनरलाइजेशन होगा। ओके, और कार से भी आगे जाते हैं तो क्या होगा, महिंद्रा इज नॉट ओनली बिल्डिंग अ cars, it is also building a trucks or something like that, the vehicle, any number vehicles. Okay, so हम क्या कर रहे हैं कि जनरलाइजेशन में हम नीचे से कोई स्पेशलाइजेशन फॉर्म से हम एक जनरलाइजेशन फॉर्म पर जाएंगे। ओके, अगर हम बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई नाम होगा। ओके, तो वो नाम का जो स्टूडेंट है तो उसको हम स्टूडेंट कहते हैं। जो हमने देखा तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट बेसिकली क्या है, पर्सन है। ओके, सो पर्सन स्पेशलाइज हुआ और उसका जो पर्टिकुलर स्टूडेंट इटसेल्फ क्या हुआ, वो स्पेशलाइज होगा, और पर्सन है वो जनरलाइजेशन होगा। और स्पेशलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन में हम क्या कहेंगे, तो ऊपर से नीचे आते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई पर्सन है, कोई पर्सन में हमने एट्रीब्यूट डाल दिए, यहाँ पे क्या है, SPI है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई पर्सन है, उसका नाम भी है, एड्रेस, सैलरी और SPI। तो हम स्टूडेंट और फैकल्टी के रिगार्डिंग देखते हैं, तो अगर पर्सन को हम फैकल्टी कंसिडर करते हैं तो उसके पास सैलरी एसोसिएट होगी, SPI नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, तो दो स्पेशलाइज एंटिटी क्रिएट करेंगे, दैट इज स्टूडेंट एंड फैकल्टी। ओके,
तो यहाँ पे क्या किया हमने, स्टूडेंट एंड फैकल्टी किया। यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो वहाँ पर्सन पे ही हम रखेंगे। यहाँ पे हमने देखा नेम एंड एट्रीब्यूट क्या है, कॉमन है। ओके, SPI एंड सैलरी कॉमन नहीं है, बिकॉज सैलरी है फैकल्टी के साथ एसोसिएट है, और जो SPI वो स्टूडेंट के पास एसोसिएट। तो हम क्या कर देंगे, वो पर्टिकुलर एंटिटी को मेन एंटिटी में से हटा के जो जनरलाइज एंटिटी पर्सन थी वहाँ से हटा के स्पेशलाइजेशन एंटिटी में रख देंगे SPI एंड सैलरी, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी हम कौन सी रिलेशनशिप आएगी, इज ए रिलेशनशिप। सो पर्सन इज अ स्टूडेंट हु हैव अ SPI and person is a faculty who get the salary. Okay, so got it, generalization versus specialization। तो जनरलाइजेशन में क्या करना है हमें, को नीचे से हम ऊपर जाएंगे जनरलाइज फॉर्म पे। ओके, और स्पेशलाइजेशन में हम क्या करेंगे, ऊपर एक मेन फॉर्म में से हम उसको कन्वर्ट करते करते कुछ स्पेशलाइजेशन पे आएंगे। ओके, सो ये लेक्चर में यहाँ तक रखो। थैंक यू।